1877 में एक क्लाइमेट इवेंट आया और उसके बाद दुनिया ने 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों को खो दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, इस स्टोरी का कनेक्शन था पैसिफिक ओशियन के टेम्परेचर से। और अब 2026 में एल नीनो एक बार फिर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो सवाल ये है, क्या हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो सकती है? वेलकम टू माइंडफ्लेक्स एकेडमी। और आज हम देखेंगे कि पैसिफिक ओशियन का एक चेंज कैसे पूरी दुनिया के वेदर, फूड और इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है। नॉर्मली पैसिफिक ओशियन में इक्वेटर के अलोंग ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। ये ट्रेड विंड्स वार्म वाटर को इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश करती है और ईस्टर्न पैसिफिक में डीप ओशियन का रिलेटिवली कोल्ड वाटर ऊपर आता है। इससे पैसिफिक के वेस्ट में वार्म रेनी कंडीशंस और ईस्ट में कंपैरेटिवली कूलर ड्रायर कंडीशंस मेंटेन होती है। लेकिन कभी कभी ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाती हैं, वार्म वाटर ईस्ट की तरफ मूव करता है और पैसिफिक का टेम्परेचर पैटर्न ड्रामेटिकली चेंज होने लगता है। इसी फिनोमेना को हम एल नीनो कहते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि पैसिफिक में होने वाला ये चेंज सिर्फ पैसिफिक तक लिमिटेड नहीं रहता। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चेंज होती है और इसका इफेक्ट दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में रेनफॉल और टेम्परेचर पैटर्न्स पर पड़ सकता है। कहीं ड्रॉट, कहीं हैवी रेनफॉल और कहीं एक्सट्रीम हीट। यानी एक ओशन इवेंट्स पूरी दुनिया के वेदर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन इसका सबसे फ्राइटनिंग एग्जांपल देखना है तो चलते हैं 1877 में। उस वक्त सैटेलाइट्स नहीं थे, मॉडर्न वेदर फोरकास्टिंग नहीं थी। लेकिन आज साइंटिस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और क्लाइमेट डेटा से उस पीरियड को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और 1877-78 का एल नीनो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग था। कुछ रिकंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पैसिफिक के एक इंपॉर्टेंट रीजन में टेम्परेचर्स एवरेज से अराउंड 3.5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा सकते थे। इसके साथ दुनिया के कई रीजन्स में सीवियर ड्रॉट कंडीशन डेवलप हुई। इंडिया, चाइना, अफ्रीका और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी ड्रॉट ने क्रॉप्स को हिट किया। क्रॉप्स फेल हुए, फूड शॉर्टेज हुई और फूड शॉर्टेज ने मैसिव फेमाइंस को जन्म दिया। 1876 से 1878 के बीच दुनिया ने एक डिवास्टेटिंग ग्लोबल फेमाइन देखा। हिस्टोरिकल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इस ब्रॉडर कैटास्ट्रोफे में 50 मिलियन से ज़्यादा डेथ हुई। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है। एल नीनो ने डायरेक्टली 50 मिलियन लोगों को नहीं मारा। क्लाइमेट शॉक सिर्फ ट्रिगर था। असली डिजास्टर तब बना जब ये शॉक ऑलरेडी वल्नरेबल सोसाइटीज से टकराया। इंडिया में ड्रॉट के साथ कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज और ग्रेन ट्रेड ने सिचुएशन को और डिफिकल्ट बनाया। फूड अवेलेबल था लेकिन हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं था। चाइना में भी सीवियर ड्रॉट एक ऑलरेडी वीकेंड सिस्टम पर हिट कर रहा था। यानी प्रॉब्लम सिर्फ नेचर नहीं थी, नेचर ने शॉक दिया, ह्यूमन सिस्टम ने उस शॉक का इम्पैक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। और यही ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। सेम ड्रॉट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। जिस कंट्री के पास फूड रिजर्व्स, इरिगेशन, मनी और स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी सिस्टम हैं, वो सर्वाइव कर सकती हैं। लेकिन जहां पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हो, वही ड्रॉट फेमाइन बन सकता है। और फेमाइन के बाद फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं, माइग्रेशन हो सकता है, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ते हैं और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आ सकती है। यानी एक चेन रिएक्शन जैसा कुछ हो सकता है। इसीलिए क्लाइमेट और जियोपॉलिटिक्स को अलग अलग समझना मुश्किल है। अब वापस आते हैं 2026 पर। क्या 1877 रिपीट हो सकता है? गुड न्यूज़ ये है कि हम 1877 में नहीं हैं। आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, ओशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, बेटर वेदर फोरकास्ट हैं और हम डेंजरस क्लाइमेट पैटर्न को मंथ्स पहले डिटेक्ट कर लेते हैं। ग्लोबल फूड ट्रेड और इमरजेंसी रिलीफ भी अवेलेबल है। इसीलिए 1877 जैसी फेमाइन को सिंपली रिपीट होने वाला इवेंट समझना सही नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रिस्क जीरो है। NOAA के जुलाई 2026 आउटलुक के अकॉर्डिंग एल नीनो के ईयर के एंड तक मजबूत होने की एक्सपेक्टेशन थी और अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड में वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो की प्रोबेबिलिटी 81% एस्टिमेट की गई थी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो का मतलब ऑटोमेटिकली 1877 रिपीट होना नहीं है और ना ही इसका मतलब ये है कि 2026 का इवेंट हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो जरूर होगा। फोरकास्ट चेंज होते रहते हैं।
असली क्वेश्चन ये है, क्या दुनिया इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है? अगर किसी कंट्री के पास फूड रिजर्व्स हैं, स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं और इमरजेंसी रिस्पांस स्ट्रॉन्ग है, तो क्लाइमेट शॉक का इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई रीजन ऑलरेडी पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट और फूड इनसिक्योरिटी से स्ट्रगल कर रहा है, तो वही क्लाइमेट शॉक डेंजरस बन सकता है। और शायद 1877 की सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग यही है। क्लाइमेट डिजास्टर सिर्फ नेचर नहीं बनाता, नेचर शॉक देता है। ह्यूमन सिस्टम डिसाइड करते हैं कि उस शॉक का इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। इसलिए सवाल ये नहीं है क्या 2026 बिल्कुल 1877 जैसा होगा। सवाल ये है कि अगर नेचर एक एक्सट्रीम शॉक दे तो क्या हम उसे डिजास्टर बनने से रोक सकते हैं? क्योंकि कभी कभी दुनिया को चेंज करने के लिए वॉर या एस्टेरॉयड की जरूरत नहीं होती। एक ओशन का टेम्परेचर चेंज ही एनफ हो सकता है अगर दुनिया ऑलरेडी वल्नरेबल हो। अगर तुम्हें ज्योग्राफी के ऐसे हिडन कनेक्शन समझने हैं जहां ओशन वेदर इकोनॉमी को और ज्योग्राफी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, तो माइंडफ्लेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ फूड, वाटर, हीट या इकोनॉमी 2026 के स्ट्रॉन्ग एल नीनो का सबसे बड़ा ग्लोबल रिस्क क्या हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay tuned for our next economic session starting from Wednesday.